Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing some of the important multiple choice questions and their correct answers with the reference of the textbook. टेक्स्ट बुक का भी रेफरेंस लेकर के मैं आपको यहाँ दिखाते जा रहा हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। ये मैं आपको ये समझाने के लिए की कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक पढ़ना और उसमें जो वो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, जो नए वर्ड्स हैं आपके लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा वर्ड्स नया होता है, तो उन लोगों को उन वर्ड्स को लिख करके नोट करके रिवाइज़ करते रहना चाहिए कि इस चैप्टर में चैप्टर वाइज ये काम करना चाहिए कि इस चैप्टर में ये वर्ड्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और नए हैं और उनका स्पेलिंग ये सब याद रखना चाहिए जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ उस वक्त। तो क्वेश्चन नंबर 24 किया था हमने पिछले क्लास में, जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा था कि वेव्स जो हैं वो जाइजेंटिक होना कब शुरू हुए थे, किस दिन। तो 2 जनवरी मैंने आपको दिखाया, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है पैराग्राफ में, एकदम फर्स्ट उस पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है कि 2 जनवरी को वेव्स जाइजेंटिक होने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर। व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर। अब ये भी टेक्स्ट बुक से एग्जैक्टली लिया गया है। मैं आपको ऑप्शंस पहले पढ़ के दिखाता हूँ, फिर टेक्स्ट बुक में दिखाऊंगा कहाँ है कि डिज़ास्टर मतलब तबाही हुआ और फर्स्ट इंडिकेशन मतलब पहला अंदेशा, पहला अंदाज़ा या पहला हिंट या फर्स्ट ऐसा कौन सा काम हुआ जो आने वाले तबाही के बारे में बता रहा था। ऑप्शन में है ऑप्शन ए, अराउंड 6 PM 6 बजे के आसपास, व्हेन द विंड ड्रॉप्ड, जब विंड चलना बंद हो गया, एंड द स्काई ग्रू डार्कर, और आसमान जो है वो पूरा अंधेरा छा गया उनके ऊपर। क्या ये डिज़ास्टर का फर्स्ट इंडिकेशन था? ऑप्शन बी है, नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द शिप स्टार्टेड क्रीकिंग। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिप बहुत आवाज़ करने लगा। ये जो क्रीकिंग वर्ड देख रहे हो, ये होता है एक्सट्रीमली पेनफुल नॉइज़, मतलब बहुत कोई ऐसा साउंड तो उसको नहीं बोलेंगे, नॉइज़ बोलेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव है, क्योंकि वो बहुत पेनफुल होता है। तो क्या जब इनका जहाज़ आवाज़ करने लगा था बहुत ज़ोर से, क्या वो फर्स्ट इंडिकेशन था? ऑप्शन सी है, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। फर्स्ट इंडिकेशन क्या ये था कि बारिश शुरू हुई थी? और डी में है, व्हेन विंड्स वर स्ट्रॉन्ग, या फर्स्ट इंडिकेशन ये था कि विंड्स जो हैं वो बहुत तेज़ हो गए थे। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब मजबूत होता है, विंड्स के साथ है तो तेज़ हो गए थे। फर्स्ट इंडिकेशन क्या था इनमें से?
जहाज़ का आवाज़ करना, ज़ोर ज़ोर से नॉइज़ करना, या बारिश शुरू हो जाना, या विंड्स का तेज़ हो जाना, या 6 PM के आसपास विंड का कम हो जाना और स्काई को डार्कर बताया गया। तो ये तो आपको अगर पढ़ा है आपने ये चैप्टर, तो आपको आंसर तो पहले अपना चुन लेना चाहिए कि इसमें क्या आंसर होगा। बाकी मैं रिलेट करके यहाँ दिखा देता हूँ कि फर्स्ट इंडिकेशन जो था हमारे लिए हमारे बुक में, टेक्स्ट बुक में कहाँ से वो दिया गया है फर्स्ट इंडिकेशन, उसके लिए आप टेक्स्ट बुक में चलिए, यहाँ आइए, ये देखिए फर्स्ट इंडिकेशन। ये लाइंस को पढ़िए, फर्स्ट इंडिकेशन यही है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर। यहाँ इम्पेंडिंग वर्ड का मीनिंग हम बताए थे, अबाउट टू हैपन या अबाउट टू कम, होने वाला, आने वाला। तो आने वाले तबाही का पहला संकेत इनको कब मिला था, लिखाया है, यहाँ लिखा है अबाउट 6 PM, 6 बजे शाम को, जब ओमिनस साइलेंस छा गया। ये ओमिनस साइलेंस वर्ड के बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ वैसे भी डार्क किया गया है और चैप्टर शुरू होने से पहले भी कुछ वर्ड्स जो दिए गए थे कि इन वर्ड्स का मतलब निकालना, ज़रा ध्यान रखना। उसमें से भी एक ये वर्ड है ओमिनस साइलेंस, जिसका मतलब मैंने बताया है कि तबाही के पहले आने वाला साइलेंस। ये तो एक कहावत जैसा बोला जाता है कि जब तूफ़ान आने वाला होता है तो उसके थोड़ी देर पहले सब कुछ शांत हो जाता है। वो आने वाले तूफ़ान, वो शांति जो है, वो साइलेंस जो है, शांति, वो वैसे तो साइलेंस पॉजिटिव चीज़ होता है, शांति तो अच्छी चीज़ होती है, पर ये नेगेटिव शांति है, क्योंकि ये शांति आने वाले तबाही का संकेत है। इम्पेंडिंग डिज़ास्टर, ओमिनस साइलेंस हो गया था, विंड चलना कम हो गया था, ड्रॉप्ड, मतलब विंड का स्पीड जो था कम हो गया था, और स्काई डार्क हो गया था। यही था फर्स्ट इंडिकेशन। तो यहाँ अब आप अपने ऑप्शंस में आइए और देखिए कि फर्स्ट इंडिकेशन कहाँ दिया हुआ है, आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा। ये जो हमारा ऑप्शन ए है, ये भी टेक्स्ट बुक पढ़ने वालों के लिए जल्दी और इजी और सही चुनाव होगा, क्योंकि ये बातें, क्रीकिंग वाली बातें है ना, रेन वाली बात कि रेन स्टार्ट हो गया था या विंड मजबूत हो गया था, ये बातें नहीं है कहीं मेंशन की हुई। ये बात एकदम क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 6 बजे शाम अचानक से शांति छा गई, विंड्स चलना भी बंद हो गया और आसमान डार्क होता गया, और यही था आने वाले तबाही का फर्स्ट इंडिकेशन, पहला संकेत। तो आंसर ये होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप?
हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप। अब पहले यहाँ एक्सप्लोजन वर्ड का मतलब क्या होता है। कॉमनली तो एक्सप्लोजन हम लोग बोलते हैं धमाके को, जैसे बॉम्ब के साथ यूज़ करते हैं, बॉम्ब एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं धमाके के लिए। यहाँ पर लेकिन एक्सप्लोजन वर्ड का मतलब धमाका नहीं है, ये तो सी में है, यहाँ पे कोई उन पर कोई गोलीबारी भी नहीं कर रहा है जो एक्सप्लोज़न हो। यहाँ पे एक्सप्लोज़न का मतलब है कि जब जो वर्टिकल वेव्स थे, जो 30-40 मीटर ऊंचे थे, 30-40 मीटर ऊंचे वर्टिकल वेव्स, उन वेव्स का जो टॉप मोस्ट पोर्शन था, टॉप मोस्ट पोर्शन, वो जब गिरता है शिप पर, उसको बोला गया है एक्सप्लोजन। तो पूछा गया कि उस एक्सप्लोजन का क्या इफ़ेक्ट हुआ था शिप पर, क्या प्रभाव पड़ा था। फर्स्ट ऑप्शन, द शिप स्टार्टेड सिंकिंग, शिप डूबने लगा था। सेकेंड, द शिप टर्न्ड अपसाइड डाउन, शिप जो है वो उल्टा हो गया, उलट गया एक्सप्लोजन के साथ। सी ऑप्शन है, अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। अब ये वर्ड, ये सेंटेंस, टॉरेंट वर्ड और ये सेंटेंस एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक से है। और टेक्स्ट बुक से है कहने का मतलब कि आपको टॉरेंट का मीनिंग पता रहना चाहिए, अगर आप पढ़ चुके हैं तो। टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप का मतलब है कि बहुत सारा पानी एक साथ शिप पर गिरा। और डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पढ़ लो पहले। हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप। ये क्वेश्चन थोड़ा माइंड लगाने वाला क्वेश्चन है। और फिर से जो ऑप्शंस हैं उनमें से वो ऑप्शन जिसमें एग्जैक्टली वो टेक्स्ट बुक वाला लाइन लिखा हुआ है, जिसका मीनिंग मैंने अपने वीडियो लेक्चर में दिया है उस पार्ट को डील करते वक्त, तो वो वर्ड आपके पकड़ में आना चाहिए। यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बार आपके टेक्स्ट बुक में ले जाना चाहूँगा ताकि आप इसका आंसर में देख सकें कि क्या इफ़ेक्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखो एक्सप्लोजन वर्ड है, यहीं से क्वेश्चन लिया। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। ट्रेमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक, और एक्सप्लोजन तो समझाए ही अभी। तो एक ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन ने पूरे डेक को, शिप के डेक को हिला दिया। कब? देखो यहाँ आंसर, ये आंसर तुमको मिलेगा कहीं अगर ऑप्शन में, तो ये आंसर तुम लिखोगे क्योंकि एक्सप्लोजन वाला बात यहीं लिखा हुआ है। तो टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप,
ये तुम्हारे ऑप्शन में है कहीं, देख लो। ऑप्शन सी, टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। बहुत सारे, टॉरेंट का मतलब वहाँ मैंने बता दिया था कि बड़ा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब अनइमेजिनेबल, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, उतना अमाउंट में समुद्र का पानी, ग्रीन एंड वाइट बोला है, ग्रीन एंड वाइट वाटर उतना अमाउंट में गिरा था उस शिप पर जब एक्सप्लोज़न हुआ था तब। और ये एक्सप्लोज़न मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आप इमेजिन करो, आपके स्टोरी में बताया गया है कि नरेटर को जो आसमान डार्क होता हुआ दिखाई देता है, वो एक्चुअली में आसमान नहीं था, वो एक बहुत ऊंचा वेव था, 30-40 मीटर ऊंचा वेव, और वो शिप के ऊपर कवर कर लिया था पूरा। तो पूरा आसमान उन लोग को लग रहा था कि धुंधला, मतलब आसमान जो है वो डार्कर हो गया है, बट एक्चुअली दैट वाज नॉट द स्काई, दैट was the upper part of that gigantic wave। उस 30-40 मीटर ऊंची लहर का जो सबसे ऊपर का पोर्शन है, उसके वजह से उसने कवर कर लिया था, ढक लिया था ऊपर से पूरे शिप को, उसके वजह से वो एक्सप्लोज़न का इफ़ेक्ट ये बताया गया। और जब ऊपर का पोर्शन जब गिरा, पानी का पोर्शन, देन इट शुक द डेक, पूरा तरह से वो शिप को हिला के रख दिया। तो इसका आंसर आप जो लोग ये लाइन याद रख पाएंगे, टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, ये लाइन जिनको याद रहेगा, टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे तो याद रहेगा, रिवाइज़ किए होंगे तो याद रहेगा, और समझने की कोशिश भी किए होंगे तो याद रहेगा ये, क्योंकि टॉरेंट वर्ड एक अलग इसमें है। टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, ये इफेक्ट था। क्वेश्चन जो तुमसे पूछा है कि एक्सप्लोज़न का क्या प्रभाव था, तो प्रभाव यही हुआ कि उस 30-40 मीटर ऊंचे लहर का जो सबसे अपर पार्ट था, वो पार्ट पूरी तरह से शिप को कवर कर लेता है, और फिर एक साथ सारा पानी, ऊपर के लेयर का सारा पानी एक साथ गिरता है शिप पर, उसी को एक्सप्लोज़न बोला गया है। तो इस अगर इफ़ेक्ट के बारे में पूछेगा तो ये बता देना। यहाँ से और भी पूछ सकता है क्वेश्चंस कि एक्सप्लोज़न कब हुआ था शिप पर, या पूछेगा ऐसा क्या हुआ था कि शिप पूरा हिल गया था, या पूछेगा कि ऑथर जो हैं वो क्या जान करके हॉरिफाइड हो गए थे। ऑथर जो पहले क्लाउड समझ रहे थे, जिनको वो एक्चुअली में क्लाउड नहीं था, बल्कि उस 30-40 मीटर ऊंचे समुद्री लहर का सबसे ऊंचा पार्ट था, और वो पार्ट जब गिरा समुद्र पर
मतलब सॉरी शिप पर, तो उसके गिरने के घटना को एक्सप्लोजन बोला गया है। और बहुत अमाउंट में वाटर था। टॉरेंट वर्ड का मतलब है, इमेजिन नहीं कर सकते उतना लेवल, मतलब उतना पानी जो है एक साथ शिप के डेक पर गिरा। दैट ब्रोक ओवर द शिप का मतलब है कि शिप के डेक पे गिरा। उसके डेक मतलब फ्रंट पार्ट जो होता है शिप का, ये इफेक्ट हुआ था उस एक्सप्लोजन का। तो एक्सप्लोजन वर्ड से क्वेश्चन रहेगा। तो एक्सप्लोजन वर्ड जो याद रख पाएगा कि ये है यहाँ, ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन, पढ़ेगा तब ना याद रख पाएगा। और तब फिर टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, सी वाटर को ग्रीन एंड वाइट बोला गया, वो गिरा था शिप पर, जिसने पूरे शिप को हिला के रख दिया था। वही इफेक्ट था उस एक्सप्लोजन का। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पूछता है मे डे कॉल का क्या मतलब है। देखो, चैप्टर जब तुम्हारा शुरू हुआ था ना, टेक्स्ट बुक में आ जाओ, तो चैप्टर जब तुम्हारा स्टार्ट हुआ था तो वहाँ कुछ वर्ड्स दिए थे पढ़ने के लिए। यहाँ देख लो, इथे ना, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। और यहाँ पर तुमको ये वर्ड दिया गया था, मे डे कॉल्स। यहाँ पर तुमको ये वर्ड भी मिला है, ऑमिनस साइलेंस। यहाँ पर तुमको ये वर्ड भी मिला है, ऑनिंग। और ये तीनों से, ऑनिंग से तो क्वेश्चन पूछ चुके, ठीक है, ऑमिनस साइलेंस भी तुमको बता चुके। अब आया ये मे डे कॉल्स का क्या मतलब होता है। तो ये मैंने आपको बताया होगा कि मे डे कॉल्स का क्या मतलब होता है, जहाँ पे वो आया होगा टेक्स्ट बुक में। बहुत इजी क्वेश्चन इसको मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इजी उनके लिए जिन्होंने पढ़ा हो। तो उसका ऑप्शंस पहले देखते हैं क्या है मे डे कॉल का ऑप्शन। ऑप्शन ए, कॉल मेड इन द मंथ ऑफ मे, कि कोई जो भी कॉल मई महीना में किया जाएगा उसको मे डे कॉल बोलेंगे। मे मतलब महीने में किए गए कॉल को। दूसरा, डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प, मतलब आप मुसीबत में हैं और मदद की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको मे डे कॉल बोला गया है। तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, कि दोनों को मंथ महीने में भी किया गया हो और मुश्किल समय में मदद मांगने के लिए जो कॉल किया जाता है उसको मे डे कॉल बोला जाता है, दोनों। या डी है नन ऑफ दीज। तो ये जो स्टूडेंट्स पढ़े होंगे टेक्स्ट बुक में, उनको मेरा लेक्चर में भी आप जाके देखिएगा तो मैंने वहाँ क्लियर बताया है कि इमरजेंसी कॉल जो हेल्प के लिए होता है, कहीं आप फंस जाते हैं समुद्री यात्रा में तो आपको मदद की ज़रूरत होती है, वैसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं, आप सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं जहाँ से हेल्प मिल सके। तो वो जो सिग्नल भेजने का जो काम है उसी को कॉल की लिखा है। कॉल मतलब यहाँ टेलीफोन वाला कॉल समझेंगे नहीं, सिग्नल भेजने को कॉल करना बोला है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करने के लिए जो सिग्नल भेजे जाते हैं उन्हीं को कहा जाता है मे डे कॉल्स। तो यहाँ लिखा है डिस्ट्रेस मतलब
मुश्किल हालात में मदद के लिए जो कॉल किया जाए उसको मे डे कॉल बोलते हैं। और एक्चुअली में कॉल वर्ड के बारे में मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि ये टेलीफोन कॉल वाला कॉल नहीं है, ये सिग्नल भेजने वाला मेथड को के लिए कॉल वर्ड यूज़ किया है। मैंने इसका सिंपल मीनिंग बताया था, इमरजेंसी कॉल, व्हेन यू नीड सम हेल्प। तो यही बात यहाँ लिखा है, कॉल फॉर हेल्प। डिस्ट्रेस वर्ड नया है, याद रखना। मुश्किल में जब आप फंसे हों, उस समय जो आप मदद के लिए सिग्नल भेजते थे शिप से, उस सिग्नल को बोला गया है मे डे कॉल्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इजी मगर बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में याद रखना। आगे नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।